हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईजेएस लॉ क्लासेस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मेल अगर इंटरस्टेट डेथ हो जाए तो फिर उनका सक्सेशन कैसे होगा सेपरेट प्रॉपर्टी का। तो उसमें हमने देखा कि क्लास 1 में कुछ हेयर्स दे रखे हैं, क्लास 2 में दे रखे हैं। सबसे पहले हम क्लास 1 को देखेंगे, देन हम क्लास 2 को देखेंगे, देन हम इग्नेट देखेंगे, देन कॉग्नेट, एंड देन फाइनली अगर कोई भी नहीं होगा तो एस्टीट यानी कि गवर्नमेंट के पास चली जाएगी वो प्रॉपर्टी। तो लेकिन वो मेल की बात हो रही थी रिगार्डिंग मेल की सेपरेट प्रॉपर्टी, लेकिन अगर फीमेल की डेथ हो जाती है इंटरस्टेट तो फिर उनकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी सक्सेशन में। तो उसकी एंट्रीज अलग है जो हम सेक्शन 14 ऑनवर्ड्स देखेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली फीमेल के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम सेक्शन 14 की बात करें तो सेक्शन 14 की अगर हम बात करें तो कैन एनीबडी टेल मी सेक्शन 14 क्या कहता है। सेक्शन 14 क्या कहता है? You can just unmute yourself and speak. I hope you all are sitting with the Bear Act. Ma'am, at the time when this Hindu Succession Act came into force, if any woman is in possession of any property, it will be deemed or considered as his absolute property. ठीक है, उनका प्रॉपर्टी पे एब्सोल्यूट राइट होगा। ठीक, ओके। लेकिन एब्सोल्यूट राइट नहीं होगा, इसका कोई कुछ कॉन्ट्रैरी भी दिया हुआ है सेक्शन 14 में, कब नहीं होगा एब्सोल्यूट राइट। क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं फीमेल पे उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग? Ma'am, section 14 subsection 2 poses a limitation. बताइए। Ma'am, if there is no pre-existing right with respect to the property we are talking about, then uh, her interest will remain limited only. ऐसा हो सकता है कोई गिफ्ट विल या कोर्ट की डिक्री के थ्रू जो मतलब फीमेल को अगर कोई प्रॉपर्टी आई हो और वो गिफ्ट या विल देते समय उसमें कुछ कंडीशंस डाल दी हो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हो, तो इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाई जा सकती है। अदरवाइज जनरल रूल इज दिस, जनरल रूल यही है कि फीमेल की प्रॉपर्टी जो है उस पे उसका एब्सोल्यूट राइट रहेगा। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट राइट को अगर गिफ्ट के या विल के मतलब जो भी कंडीशंस हैं उसके अंदर रख दी गई हैं तो रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज किए जा सकते हैं। ठीक, ये तो बात आ गई अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो। लेकिन फीमेल के पास प्रॉपर्टी आएगी कहाँ से, मेन सोर्सेस क्या रहते हैं? मेन सोर्सेस क्या रहते हैं? या तो उसे अपने पेरेंट्स के पास से आएगी, है ना, या तो उसे अपने हस्बैंड की साइड से आएगी। ठीक, हस्बैंड इन लॉज जो हैं उनकी साइड से आएगी, या फिर उसको गिफ्ट के थ्रू कोई प्रॉपर्टी आई हो, विल के थ्रू कोई प्रॉपर्टी आई हो, सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी हो। यही तो वेज होते हैं ना। तो ये उसके पास प्रॉपर्टी है, फीमेल की सेपरेट प्रॉपर्टी है, इस पे इसका एब्सोल्यूट राइट है। एब्सोल्यूट राइट को लेकिन रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नाउ देखिए ये बात हो गई कि एब्सोल्यूट राइट है। ठीक, एब्सोल्यूट राइट है, सेपरेट प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर इस फीमेल की डेथ हो गई तो इसके पास जो प्रॉपर्टी है उसका क्या होगा? फीमेल के बाद इसकी प्रॉपर्टी किस किस के पास जाएगी? जैसे हमने मेल में देखा, क्लास 1 में हम देखेंगे मदर है, विडो है, बच्चे हैं, सन है, डॉटर है, उनके आगे जनरेशन देखेंगे। ऐसे ही हम फीमेल में किस किस को देखेंगे, अब वो देखते हैं। ठीक, सेक्शन 15 यही कह रहा है कि भाई जो एंट्रीज हैं उसके हिसाब से जाएगी प्रॉपर्टी। तो कौन कौन सी एंट्रीज है, कितनी एंट्रीज हैं और कौन कौन सी है, बता सकते हो?
फर्स्ट एंट्री कौन सी है बताइए, अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक। देखिए, सन, डॉटर, और कोई भी आता है क्या एंट्री नंबर 1 में? अगर सन और डॉटर की डेथ हो गई है, प्री डिजीज्ड है, तो उनके भी सन एंड डॉटर ऑफ प्री डिजीज्ड सन एंड डॉटर, सन एंड डॉटर। ठीक, फिर यहां आ जाते हैं हस्बैंड के हेयर्स, मदर एंड फादर, ठीक। जनरल रूल तो यही है कि इन पांचों एंट्रीज के हिसाब से चलेंगे। जैसे हम क्लास 2 में चल रहे, क्लास 2 में देख रहे थे ना कि सिर्फ फर्स्ट एंट्री को देखेंगे, अगर कोई भी अलाइव है तो उसके पास चली जाएगी प्रॉपर्टी, देन उनमें से कोई भी नहीं है तो हम एंट्री 2 पे देखेंगे, एंट्री 3, 4, 5। जनरली तो ऐसा ही चलता है, लेकिन सेक्शन 15 में हमें एक और बात कही, वो हम बाद में देखेंगे क्या चीज है वो। ठीक, पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि फीमेल के रिगार्डिंग ये कौन सा सन है, ये कौन सा डॉटर है। ठीक है, तो रिलेशंस को समझते हैं। तो कोई बता सकता है कौन से सन की बात हो रही है यहाँ पे? कौन कौन से सन की बात हो रही है यहाँ पे? Ma'am, it can be biological, adopted, or biological can be legitimate or illegitimate. देखिए, हम बार बार एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जो इलेजिटिमेट होता है फादर के लिए तो हो सकता है, लेकिन मदर के वूम से ही उसने बर्थ लिया है, तो मदर के लिए इक्वल रहेंगे, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे वो इलेजिटिमेट हो, है ना। तो इसके अंदर सब आ जाते हैं, बायोलॉजिकल, अडॉप्टिव, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट। लेकिन कौन नहीं आता? कौन नहीं Stepson. आता? और डॉटर में भी ऐसा ही है। Yes. ठीक, तो यानी कि स्टेप सन, स्टेप डॉटर, ये दोनों जो है इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, ओके। नाउ अगर हम बात करें इनके, इन केस अगर इनके सन और डॉटर नहीं है, प्री डिजीज्ड है, पहले उनकी डेथ हो चुकी है, यानी कि चलिए अब इनकी बात हो रही है कि भाई एंट्री 1 तो ये थे, सन, डॉटर, हस्बैंड, है ना। और एंट्री 1 के फर्स्ट पॉइंट में यही आते हैं, सन, डॉटर, हस्बैंड। अब लेकिन अगर सन की भी डेथ हो गई है, डॉटर की भी डेथ हो गई है, तो आगे हम इनके सन और इनके डॉटर देखेंगे, तो इनका रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए इस फीमेल से, बताइए। Ma'am, they must be legitimate. देखो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, जैसे ये कोई कपल है, ठीक, इनके चाइल्ड को प्रोटेक्शन मिली है अंडर सेक्शन 16, अंडर सेक्शन 16, तो ये इनका पर्सनल रिलेशनशिप रहता है ना। इनके आगे वाली ब्रांचेस से इनका कोई रिश्ता नहीं है ना। तो इधर भी यही फॉलो होगा। ठीक, इधर भी यही फॉलो होगा कि भाई अगर ये जो है, जो प्री डिजीज्ड है,
ये इसको खुद ही अंडर सेक्शन 16 प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो इसका ही सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप है इस फीमेल से, इसके आगे वाली ब्रांचेस का कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप इस फीमेल के साथ नहीं है। तो अगर इनके खुद के पेरेंट्स ही अंडर सेक्शन 16 वाले प्रोटेक्शन में फॉल करते हैं तो फिर इनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है इस फीमेल से, क्योंकि इनका रिलेशनशिप यहाँ पर्सनल हो जाता है। ठीक है, इतनी अच्छी बात सही है। और इधर भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, जो कॉन्सेप्ट इधर फॉलो हो रहा है, इनका एफ के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वही कॉन्सेप्ट इनकी ब्रांच में भी फॉलो हो रहा है कि अगर सन का कि ये वाला डॉटर या ये वाला चाइल्ड है अंडर सेक्शन 16 प्रोटेक्टेड है, तो इनका रिश्ता सिर्फ अपने माँ बाप के साथ है, ऊपर वाले इसके फीमेल के साथ नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी समझ चुके हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं बट आई होप आपको अब तक समझ आ गए। ठीक है, जहां पे अंडर सेक्शन 16 वाली प्रोटेक्शन आ जाती है, उसके बाद जो ब्रांचेस होती है उनका पर्सनल कोई रिलेशनशिप नहीं होता। सेक्शन 16 वाले बच्चे का सिर्फ अपने मदर फादर से पर्सनल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और कोई भी जनरेशन का फर्दर उनसे कोई रिश्ता नहीं होता। ठीक है, उनका अपनी ब्रांच में पर्सनल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, मैम दैट मीन्स कि अगर एसएस एंड एसटी जो हैं ग्रैंड चिल्ड्रन है, मतलब वेदर दे आर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, मतलब वो इनहेरिट नहीं करेंगे। उनके अगर पेरेंट्स ही डीम्ड लेजिटिमेट वाली कैटेगरी में तब नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उनके पेरेंट्स एफ की जो है वैलिड मैरिज से हुए हैं, तब वो आगे वाले चिल्ड्रन जो है इनहेरिट करेंगे। ठीक है मैम लेकिन जो इसकी डेफिनेशन है इसमें सक्सेशन एक्ट में दी है 3J, उसमें एक प्रोवाइजो में डाला हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट इलेजिटिमेट चिल्ड्रन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड टू देयर मदर्स and to one another, and their legitimate descendants shall be deemed to be related to them. देखिए, इसका ये मतलब है जैसे कि मैंने आपको समझाया, दो ही है ये, इसको कट कर दो, डॉटर और सन। ठीक है, ये है डीम्ड लेजिटिमेट, तो इनका जो रिश्ता है सिर्फ अपनी माँ के साथ है। ठीक है, और अगर इनके जो इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं डी के या इसके, तो इनका रिश्ता इज रिलेटेड टू देम ओनली, नॉट टू दिस फीमेल। ठीक है, समझ आया इस डायग्राम से? फिर से समझाती हूँ मैं आपको। देखिए, अगर ये जो प्री डिजीज्ड है, ये जो चाइल्ड है अंडर सेक्शन 16 प्रोटेक्टेड है, तो इनका रिलेशनशिप है विद देयर मदर, तो ये अपनी फीमेल के साथ इनका पर्सनल रिलेशनशिप है। फर्दर अगर ये लेजिटिमेट, अगर ये भी मतलब इनकी शादी भी वॉइड थी और ये इनका बर्थ हुआ इस वाली मैरिज से, वॉइड मैरिज से, अंडर सेक्शन 16 प्रोटेक्टेड है, देन दे आर कनेक्टेड टू देयर मदर और देयर फादर। इनका आगे वाली ब्रांचेस से कोई भी रिलेशनशिप, यानी कि ये दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ अपनी मदर से है, इनके आगे वाली फर्दर ब्रांचेस का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे ही उनके बच्चों का है, अगर ये भी अंडर सेक्शन 16 वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करे हैं, तो इनका पर्सनल रिलेशनशिप सिर्फ अपने पेरेंट्स या पेरेंट्स से है। ठीक है, इससे नहीं। ठीक है, उनका ये कहने का मतलब है ये जो बच्चे हैं अगर सेक्शन 16 से हुए हैं, तो इनका पर्सनल रिलेशनशिप है विद देयर मदर, नॉट आगे की जनरेशंस का। ठीक है, इतनी सी बात है, इसको आप रीड करोगे ओवर द टाइम आपको समझ आ जाएगा। ऑल्दो दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर, आप इसको दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, पहले वाले लेक्चर्स के अंदर भी हमने ये कॉन्सेप्ट किया है बार बार। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि खाली फीमेल में हो रहा है, ऐसा मेल में भी हो रहा था। ठीक है,
ऐसा हर जगह होगा जहां पे भी अंडर सेक्शन 16 वाली बात आ जाएगी ना, तो वो जो बच्चा है उसका पर्सनल रिलेशनशिप सिर्फ अपने पेरेंट्स से होगा, फर्दर आगे वाली ब्रांचेस का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा उसके ग्रैंड पेरेंट्स से। ठीक है, आगे वाली ब्रांचेस में भी यही रूल फॉलो होगा कि अगर वो बच्चे हैं खुद वो अंडर सेक्शन 16 में प्रोटेक्टेड है, तो उनका रिलेशनशिप भी सिर्फ अपने माता पिता से होगा, मदर एंड फादर से होगा, ऊपर वाली ब्रांचेस से कोई नहीं होगा। तो दो जनरेशन जो है उनका रिश्ता आपस में होता है अगर वो अंडर सेक्शन 16 वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट अब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा हमने बात कर ली सन की, डॉटर की, सन एंड डॉटर ऑफ प्री डिसीज डॉटर और सन की। ठीक है, अब रह गए हस्बैंड। यहाँ पे कौन से हस्बैंड की बात की गई है? ऑब्वियसली जो डिवोर्स्ड ना हो, ठीक है, जो लीगल वेडिड हस्बैंड थे, लीगली वेडिड हस्बैंड थे, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, डिवोर्स वाले जो हस्बैंड है वो नहीं आएंगे, राइट। वॉइड वाले भी नहीं आएंगे, वॉइडेबल वाले आ सकते हैं जब तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं कराई है ना, क्योंकि वो तो वैलिड ही रहती है ना जब तक डिक्लेयर ना कराओ। ठीक, तो सिंपल सी बात है इसके अंदर कि जो हस्बैंड है वो कौन सा? लीगल हस्बैंड, लीगली वेडिड हस्बैंड। ठीक है, डिवोर्स वगैरह जैसे वो विडो में चल रहा था ना कॉन्सेप्ट, वही यहाँ पे अब हस्बैंड में आ जाएगा कि भाई लीगली वेडिड जो हस्बैंड था वो डिवोर्स वाला हस्बैंड नहीं। ठीक है, दूसरी बात, अब आगे चलते हैं। हस्बैंड के हेयर्स थे, फिर उसके बाद मदर एंड फादर आ जाते हैं। इस पॉइंट को हम बाद में समझेंगे। ठीक है, कि हस्बैंड के हेयर्स क्यों बोल रहा है ये, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि फर्स्ट एंट्री में कोई नहीं है तो हस्बैंड की साइड जो है देखेंगे कि हस्बैंड के हेयर्स हैं कोई। ठीक, फिर आगे थर्ड एंट्री आ जाती है मदर एंड फादर। ठीक, मदर एंड फादर, तो इसमें कौन से मदर एंड फादर की बात की गई है? बताइए। बायोलॉजिकल एंड अडॉप्टिव। ठीक है, कौन कौन इंक्लूडेड है, यानी कि थर्ड एंट्री के अंदर, सिर्फ थर्ड एंट्री के अंदर मदर फादर में किसको नहीं रखा गया? स्टेप फादर एंड स्टेप मदर को। ठीक है, तो ये जो मदर और जो फादर हैं अडॉप्टिव हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, स्टेप फादर और स्टेप मदर को इसमें एक्सक्लूड करके रखा गया है, थर्ड एंट्री में उनको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, यानी कि थर्ड एंट्री किसकी बात करें? फीमेल की। अब ये जो फीमेल है, अब ये दोनों लीगली वेडिड कपल है, वैलिड मैरिज है ना, और वैलिड मैरिज है तो ये चाइल्ड भी लेजिटिमेट है ना, ये चाइल्ड भी लेजिटिमेट है। तो अगर ये लेजिटिमेट है तो दोनों को प्रॉपर्टी जा सकती है, मदर को और फादर को। लेकिन अगर ये चाइल्ड इलेजिटिमेट है, अगर ये चाइल्ड इलेजिटिमेट है ना, तो सिर्फ मदर को जाएगी, है ना, वाइसा वर्सा चलेगा। ठीक, मदर को ही जाएगी, क्योंकि मदर में हमने क्या पढ़ा था, मदर के लिए तो लेजिटिमेट ही रहते हैं, है ना, फादर के लिए इलेजिटिमेट होता है, मदर के लिए लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बराबर है ना। यही पढ़ा था ना अभी हमने, हाँ, जब हमने सन एंड डॉटर की बात की थी फीमेल के। तो यहाँ भी एक हिसाब से उसका वाइसा वर्सा कॉन्सेप्ट किया है कि भाई मदर के लिए जो इलेजिटिमेट अगर ये फीमेल होगी तो मदर को भी प्रॉपर्टी आएगी इससे। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। अब आगे चले, अगर फोर्थ एंट्री में क्या है और फिफ्थ एंट्री में, ठीक, कि भाई फर्स्ट एंट्री में भी कोई नहीं मिला, सेकंड एंट्री में भी कोई नहीं है, थर्ड में भी कोई नहीं है, तो फोर्थ में हम देखेंगे फादर के हेयर्स हैं क्या, उनको मिल गई। अगर वो भी नहीं है तो मदर के हेयर्स के पास जाएगी। ठीक है, अब देखिए
लेकिन जनरल रूल तो यही है कि हमेशा एंट्री बाय एंट्री ही जाएगा, फर्स्ट को जाएगी, फिर सेकंड को जाएगी, फिर थर्ड को जाएगी, फोर्थ को जाएगी, फिफ्थ को जाएगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि कभी कभी हम बीच की एंट्रीज जो है उसको स्किप कर सकते हैं। कोई समझा सकते हैं क्या एक्सेप्शन है ये? किसी को पता हो तो, कि भाई प्रॉपर्टी सीधा फर्स्ट एंट्री में जाने के बाद सन और डॉटर नहीं है तो सीधा फोर्थ एंट्री में चली गई, ऐसा हो सकता है? मैम इफ इट फॉल्स अंडर सबसेक्शन 2। हाँ बताइए क्या कहता है सबसेक्शन 2 सी की तो बात कर रहे हैं। मैम उसमें डिपेंड करता है कि वो किस सोर्स से आ रही है। अगर हाँ गुड। फादर इन लॉ से आ रही है या फिर फादर से, मतलब सबसेक्शन 2 क्लॉज ए सेज कि हाँ इफ आप सही द बोल रहे हो। सोर्स इज फ्रॉम फादर और मदर, तो उसके बाद वो फर्स्ट एंट्री के बाद डायरेक्ट बीच की एंट्री स्किप होके वो एयर्स ऑफ फादर के पास जाएगी, यानी कि फोर्थ एंट्री। हम्म और अगर इफ सोर्स ऑफ द प्रॉपर्टी इज फ्रॉम हस्बैंड और फादर इन लॉ, हम्म then after first entry, if there are no heirs present in the first entry, then the property will go to the heirs of husband. ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। देखिए फर्स्ट एंट्री में गई वो प्रॉपर्टी, उसका सन है, डॉटर है, हस्बैंड है, तो यही बात खत्म हो जाएगी, है ना? लेकिन उसके सन डॉटर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड है। तो क्या होगा, उसका सोर्स देखेंगे प्रॉपर्टी का कि वो प्रॉपर्टी उसके पास आई कहां से। फॉर से अगर वो प्रॉपर्टी उसके फादर से उसे आई है ना, उसके फादर से आई है, तो वो उधर ही चली जाएगी, यानी कि जहां से प्रॉपर्टी आई है वो उसी तरफ जाएगी। अगर फादर से प्रॉपर्टी आई है तो फादर के पास जाएगी, फादर के हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मदर के पास से आई थी तो मदर्स के हेयर्स के पास जाएगी, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और हस्बैंड की साइड से आई थी तो वो उधर ही वापस चली जाएगी, उनके हस्बैंड के हेयर्स के बीच में जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये तो सिंपल सी बात है, इतना सा पॉइंट क्लियर है? ओके गुड यामिनी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सोर्स देखा जाएगा। ठीक है, इट इज द जनरल रूल कि एंट्री बाय एंट्री चलेंगे, पर वहीं सबसेक्शन 2 और 15 में ये भी कहा है कि हम सोर्स को भी देख सकते हैं प्रॉपर्टी के। अगर इसके अंदर डॉटर सन डॉटर है ही नहीं, है ना, तो फिर हम सोर्स देखेंगे प्रॉपर्टी। अगर फादर से आई है तो यहाँ पे फोर्थ एंट्री में चली जाएगी डायरेक्टली, इनको स्किप करते हुए। ठीक है, कि फादर के हेयर्स के पास जाएगी। अगर मदर की साइड से प्रॉपर्टी उसे आई थी तो मदर की हेयर्स के पास चली जाएगी, ये बीच के स्किप हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपका सोर्स देखा जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए, तो फीमेल का जो था ये काफी ज्यादा आसान था एज कंपेयर टू द मेल। ठीक है, मेल वाले के अंदर क्लास 1, क्लास 2, देन एग्नेट, देन कॉग्नेट। ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो फीमेल सक्सेशन है, फीमेल इंटरस्टेट सक्सेशन है, ये काफी ज्यादा सिंपल था। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो रह गए हैं, जैसे सेक्शन 19। ये तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं, बताइए सेक्शन 19 क्या कहता है? बता सकते हैं, यामिनी बताइए। Ma'am, if two successors of a property devolves upon two successors, then हम्म they will take the property per capita, means in equal share. हम्म देखिए, Tenant in common and joint tenant, ये भी मुझे थोड़ा पढ़ना होगा। चलिए देखिए, सन सन और डॉटर। ठीक, सन सन डॉटर। अब देखिए, अगर इन्हें पर कैपिटा जो इनके शेयर्स हैं वो कितने होंगे? 1/3 each. तो ये क्या है? पर कैपिटा। ठीक है, और फर्दर जब इनका शेयर इनके आगे वाली ब्रांचेस में अगर जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इनके शेयर्स कितने हो जाते हैं?
पर स्ट्रिप्स हो जाते हैं, ठीक है, पर स्ट्रिप्स हो जाते हैं, राइट। इतनी सी बात है इसके अंदर, ऑल्दो इसके अंदर और टेनेंट इन कॉमन है, टेनेंट जॉइंट टेनेंट भी है, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट तो ऑल्दो ये भी नहीं था, पर कैपिटा पर स्ट्रिप्स, ठीक है, बट स्किप नहीं किया, ऑल्दो पता चल गया आपको क्या होता है। 20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 20, ठीक है, ये आपको समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि जब हमने पार्टीशन देखा था उसमें भी हमने देखा था राइट ऑफ, बताइए किसकी बात कर रही है, किसके राइट की बात कर रही है? चाइल्ड इन वूम। तो क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? वही पार्टीशन वाला सेम कॉन्सेप्ट है? यस। बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। Ma'am, if when the succession opens, the child is in womb and subsequently he is born alive, that is the main condition. ठीक है, Then he देखिए will also succeed. देखिए, पहली बात तो कि जब इसकी डेथ हो रही थी, इसकी डेथ हुई, तो इसकी जो वाइफ थी ये प्रेग्नेंट थी, ठीक है, और ये अलाइव बॉर्न हुआ, ये जो चाइल्ड था ये अलाइव बॉर्न हुआ, ठीक है। तो फिर जब अगर ये वूम में है, देखिए पहले तो प्रॉब्लम होती थी, है ना, चलिए उसको छोड़िए, आपको पार्टीशन वाले में ऑल्दो मैं समझा चुकी हूँ, अभी कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सी बात समझो, जब पी की डेथ हुई उसकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट थी, उसकी वूम में जो है चाइल्ड था, ठीक है, उसकी वूम में चाइल्ड था और उसका बर्थ हो जाता है अलाइव। तो जब वो बच्चा वूम में होता है और सक्सेशन हो रही है, तो हम उसका शेयर निकाल देंगे, हम उसका शेयर निकाल देंगे जब वो वूम में है। तो अगर सक्सेशन हो रही है तो हम उसका शेयर निकाल देंगे, अगर हमने उसका शेयर नहीं निकाला तो क्या होगा? कैन ही क्लेम? Yes. तो जैसे रीओपन होता है पार्टीशन, है ना, वैसे ही सक्सेशन रीओपन हो जाएगा। लेकिन इधर हमने बात की कि जब ये अलाइव इसका बर्थ होता है, अगर ये इसका बर्थ नहीं होता, फॉर से कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तब क्या होगा? इसका शेयर तो हमने रिजर्व किया हुआ है ना, पर कोई मिस हैपनिंग हो गई तो फिर क्या होगा? Ma'am, it will be divided among the remaining हाँ, heirs. इसका जो शेयर है, मिस हैपनिंग हो गई, इसका बर्थ नहीं हुआ चाइल्ड का, तो फिर जो हेयर्स है उनमें फर्दर डिवीजन हो जाएगा, जो रिमेनिंग हेयर्स है उसमें ही फर्दर डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब इसकी डेथ हुई तब डब्ल्यू प्रेग्नेंट होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ पी, जो इंटरस्टेट की डेथ हुई है, ठीक है। दूसरी बात, अलाइव अगर हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है, मिसहैपनिंग वगैरह हो गई है, तो फर्दर जो रिमेनिंग हेयर्स है उसके अंदर डिवाइड हो जाएगा उसका शेयर, ठीक है। अगर हमने रिजर्व करके नहीं रखा उसका शेयर, तो वो चाइल्ड रीओपन करा सकता है सक्सेशन को, ठीक है। अब आते हैं 20 पे, सॉरी 21, 20 हमने किया, 21 पे आते हैं। 21 क्या कहते हैं, बता सकते हैं? Ma'am, if two persons died together, then it is a presumption with respect to the fact that who survives whom. एक्सप्लेन कीजिए इसे किसी एग्जांपल से। Ma'am, suppose A and B both are brothers and they died in car accident. Exact time of death of both of them cannot be anticipated. Then it will be deemed that whoever was the younger, suppose B was the younger one, he will be deemed as have been दैट ही सर्वाइव, Yes. ठीक है। तो बाकियों के लिए भी मैं समझाती हूँ, सिंपल एग्जांपल देकर, यामिनी वाला ही एग्जांपल मैं समझाती हूँ। दो ब्रदर्स है ए एंड बी, ठीक है, इनकी फॉर से किसी एक्सीडेंट वगैरह में डेथ हो गई है, ठीक है। या तो इनका टाइम पता चल जाए डेथ का, है ना, तो हमें प्रिजम्पशन लगाने की जरूरत ही नहीं है कि किसकी डेथ पहले हुई किसकी बाद में, पता चल जाते हैं ना डॉक्टर्स वगैरह से कि भाई ए का इस टाइम पे डेथ हुई, बी की इस टाइम पे, है ना। अगर पता लग रहा है उनके टाइम का, टाइम ऑफ द डेथ, तो फिर हमको तो प्रिजम्पशन यूज करने की जरूरत है ही नहीं 21 की। प्रिजम्पशन हम कहाँ यूज करेंगे? जब हमें इनके डेथ का टाइम भी पता नहीं चल रहा और इनकी एक ही साथ साइमल्टेनियसली इनकी डेथ हुई है, तो हम प्रिजम्पशन लगाएंगे सेक्शन 21 का। हम ये मानेंगे कि जो एल्डर था उसकी डेथ पहले हुई है,
और जो यंगर है वो उस टाइम पे सरवाइव कर रहा था। तो हम इसमें प्रिजम्पशन लगा लेंगे, जो एल्डर है उसकी डेथ पहले हुई है और जो यंगर है वो सरवाइव कर गया। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है वो है 22, राइट ऑफ प्रीएम्पशन। राइट ऑफ प्रीएम्पशन होता क्या है? राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या होता है? एक्सप्लेन कीजिए, कोई रेज कीजिए हैंड अगर किसी। Example हाँ say, बोलिए। suppose A, B, and C, they are co-sharers, and A wants property is still joint. A want to sell his share. Then B and C has a preferential right to ask A that instead of selling it to some outsider, sell it to us. ठीक है, ठीक है, लेकिन ये तो हो गई फर्स्ट। सभी को, बाकी सबको समझ आया? प्रेफरेंशियल राइट देंगे हम बाकी जो, फॉर एग्जांपल यामिनी ने जो एग्जांपल दिया, देखो स्क्रीन पे भी आप यही एग्जांपल ले सकते हो, ए बी सी। ठीक है, फॉर से ये ब्रदर्स थे, अब ए को जो अपना शेयर है वो सेल करना है, तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट टू द आउटसाइडर, बी और सी के पास पहले प्रेफरेंशियल राइट रहेगा, दैट इफ दे वांट टू बाय द शेयर ऑफ ए, दे कैन बाय द शेयर ऑफ ए। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर कोर्ट का जो है, कोर्ट का रोल आ गया, तब क्या होगा? कोर्ट ने अगर कोई कंसिडरेशन फिक्स कर दी है, Ma'am, then B and C are obliged to pay that consideration. If they don't agree to it, then they can't claim the right of partition preemption. ठीक है। और दूसरी बात, बहुत सारे जो है, बी है, सी है, डी है, ई है, अब इन सबको चाहिए ए का शेयर, तो किसको मिलेगा? मैम, जो सबसे ज्यादा पैसे देगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसे ही मिलेगा, हाँ यही लिखा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई किसी बाहर वाले को बेचने से अच्छा तुम हमें ही दे दो अपना शेयर। ठीक है, और अगर बहुत सारे बी सी डी ई, बी सी डी ई बहुत सारे हैं, तो भाई आपस में झगड़ा हो रहा है कौन लेगा कौन लेगा, तो वही मिलेगा जो ज्यादा पैसे देगा उसे, जो ज्यादा कंसिडरेशन देगा उसे ही मिलेगा। तो ये प्रियम्पशन है। ठीक है, राइट ऑफ प्रियम्पशन। ठीक है, तो इस पे आप अपना शॉर्ट नोट वगैरह भी प्रिपेयर कर सकते हो इन योर नोट्स। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, शॉर्ट नोट टाइप में इसमें पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं 23 पे, ऑल्दो दिस इज रिपीट, लेकिन ये क्या कहता था, कोई बता सकता है? ड्वेलिंग हाउस मैम, से रिलेटेड। 22 में मुझे एक डाउट है। मैंने एक बात बोली कि उनका ए एंड बी सी का जॉइंट है प्रॉपर्टी, तो मैम क्या वो जॉइंट प्रॉपर्टी होगी तभी ये राइट अराइज होगा, या फिर अगर उनकी प्रॉपर्टी सेपरेट भी हो गई है तो भी ये राइट है? नहीं, अगर उनकी प्रॉपर्टी, देखिए एक और एग्जांपल देती हूँ, ए बी एंड सी, ठीक है, ज्वाइंट है तब भी देखिए इनकी प्रॉपर्टी एडजेसेंट है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी एडजेसेंट है। ठीक है, ऐसे रहते थे, इनकी प्रॉपर्टी एडजेसेंट है, तो क्या है ना कि बी अपनी जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये सेल करना चाहता है, तो प्रेफरेंशियल राइट ए और सी को मिलेगा। ठीक है, प्रेफरेंशियल राइट ए और सी को मिलेगा, इनकी एडजेसेंट प्रॉपर्टी थी, एडजेसेंट। ठीक है, हम दैट मीन्स कि डिवीजन हो गया था उनकी प्रॉपर्टी का, पार्टीशन हो गया हाँ था। उनका शेयर तो उन्हें पता है ना, तभी तो वो सेल कर रहा है, पार्टीशन नहीं होता तो वो कैसे सेल करता अपना हिस्सा जो है। तो अगर दोनों ही 20, सिचुएशन में कि हाँ पार्टीशन प्रॉपर्टी का हो गया तो भी ये राइट है, और अगर प्रॉपर्टी जॉइंट है तो भी ये राइट है। प्रॉपर्टी अगर ज्वाइंट है, देखिए दो कॉन्सेप्ट है, फॉर से वो एक ही घर के अंदर रह रहे हैं, है ना, एक ही घर के अंदर वो रह रहे हैं। चलिए इसको हम बाद में समझते हैं, पहले 23 समझते हैं, ये बात करते हैं ड्वेलिंग हाउस की, इससे आपको समझ आ जाएगा। ड्वेलिंग हाउस के अंदर क्या, 23 के अंदर क्या चीज थी, बता सकते हैं कोई? बताइए यामिनी। हमें ड्वेलिंग हाउस के पार्टीशन से रिलेटेड था कि अगर अ, एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिस मतलब जॉइंट प्रॉपर्टी, जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें कि अगर
मतलब क्योंकि हमें पता है कि पहले वुमेन को राइट नहीं था, राइट टू सीक पार्टीशन। अगर दूसरी मेल एयर्स अगर पार्टीशन सीक करेंगे देन ओनली शी विल गेट हर शेयर इन द पार्टीशन। ठीक है। और प्रीवियस सेक्शन, मैम एक मिनट, और मैम इसमें एक कंडीशन भी डाल दी थी कि अगर सपोज जो एयर्स रह गए हैं वो एक मेल एयर है और एक फीमेल एयर है, तो अगर हम, मैम इसको आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए इसमें जैसे फैमिली अगर रहती है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बॉक्स ड्रॉ किया, इसको कंसीडर करो कि ये एक फ्लैट है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है। आपने देखा होगा फैमिली एक ही घर में रहती है ना, ब्रदर्स रह रहे हैं, 2 3 हिंदू जॉइंट फैमिली है ना, रह रहे हैं, ठीक है, और उसमें फीमेल भी रह रही है ना। तो क्या था कि जो ड्वेलिंग हाउस है उसका अब पार्टीशन करने के लिए इसमें रोक लगा रखी थी, ठीक है। अब देखिए ये हिस्सा है, यही बट जाएगा, अगर घर है वही बट जाएगा, तो रहेंगे कहाँ लोग। एक तरीके से ज्वाइंट फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई थी कि भैया आप अपने जो है राइट एंजॉय कर सकते हो, रह सकते हो ड्वेलिंग हाउस में, आप अनमैरिड हो जब तक रह सकते हो, जब पार्टीशन होगा आपको शेयर भी मिलेगा, लेकिन आप जो पार्टीशन क्लेम करके उसको सेल वेल ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। वो ड्वेलिंग हाउस है, उसमें रह रहे हैं लोग। तो बेसिकली ये जो ज्वाइंट फैमिली थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, क्योंकि भाई सब लोग उस घर में रह रहे हैं, आप ये पार्टीशन होगा, सेल हो जाएगी प्रॉपर्टी, वो कहाँ रहेंगे, है ना। तो बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया था ये। लेकिन अब ये नहीं है, ये रिपील हो चुका है 2005 में, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि फीमेल का भी एक एब्सोल्यूट राइट है, वो ड्वेलिंग हाउस के अंदर भी पार्टीशन जो है क्लेम भी कर सकती है, तो एब्सोल्यूट राइट आ गया। तो 23 जो है ये हट चुका है। ऑल्दो जो पहले था वो यही था, ड्वेलिंग हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक ही घर में रह रहे हैं वो, है ना, तो फिर वो भाई कहाँ रहेंगे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 23 डाला गया था, बट अब ये नहीं है, कंफ्यूज मत होना। बट मैं आपको समझाना चाहती थी कंसेप्ट एक, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब देखिए हम बार बार बात कर रहे हैं मेल की फीमेल की, इनको प्रॉपर्टी मिलेगी मिलेगी मिलेगी। हो सकता है, अब क्राइम पेट्रोल का सीन दिमाग में लाओ, हो सकता है अब ये किसी को जानबूझ के किसी की डेथ कॉज कर दे, क्योंकि इनको पता है उनकी डेथ के बाद हमें प्रॉपर्टी आएगी। तो क्या ऐसा कोई कर सकता है? No, that person will be disqualified from inheritance. गुड यामिनी। बाकी सब जो है वो भी रिस्पॉन्ड कीजिए भाई। अच्छा ठीक है। ओके, आई सॉ दैट। चलिए ओके यामिनी, ये वाला जो एक्सेप्शन है ये कहाँ दे रखा है? मैम 25। ठीक है, क्या कहता है ये कि जो मर्डरर है, जो मर्डरर है वो डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है। लेकिन ये एक और बात कह रहा है कि कोई पर्सन, जैसे ये फादर है, अभी तो डिजीज नहीं है, मारा नहीं है अभी से, अभी ये फादर है ना, एक तो इसका बेटा खुद मर्डर कर रहा है ना, तो ये एस जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर एस किसी और को भी अबेट कर रहा है कि मार 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 मेरे फादर को मार दे, है ना, कि भाई किसी और को भी इसने अबेट किया अपने फादर को मारने के लिए, तब क्या एस डिस्क्वालीफाइड होगा? यस। ठीक है। तो चाहे ये मर्डरर हो अबेटर हो, दैट डजंट मैटर, पर ये सब चीजें कर रहा है तो ये डिस्क्वालीफाइड है। जब बंटवारा होगा ना एफ की प्रॉपर्टी में, तो हम इसको कुछ नहीं देंगे, बाकी सब जो है, जो बाकी सब सन्स हैं और जो हायर्स हैं, जो क्लासेस हैं, उनके हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस आती है 26 में, क्योंकि 26 भी एक तरीके की डिस्क्वालिफिकेशन की बात करे, किसके डिस्क्वालिफिकेशन की बात करे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। तो 26 किसके डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर? मैम ब्रांचेस ऑफ द कन्वर्ट। वेरी गुड, ठीक है। फॉर से ये पी है, ठीक है। ये कौन पर्सन है? ये पी का सन है, और इसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। इसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है मुस्लिम में, ठीक है। तो जो इसके आगे जो फर्दर ब्रांचेस हैं, ठीक है, इसने अपने आप को कन्वर्ट किया मुस्लिम, और फिर इसने शादी कर ली, और फिर इसको S1 और S2 दो सन्स हुए।
तो अब ये इसकी प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसके चाइल्ड है, ये है कन्वर्ट डिसेंडेंट के, ठीक, कन्वर्ट के डिसेंडेंट्स हैं ये, तो इसलिए ये डिस्क्वालिफाइड है। समझ आया? देखिए, एस ने अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट किया, उसके बाद शादी कर ली, तो उसके बाद S1 और S2 हुए, ठीक है। अब ये 26 इसको डिस्क्वालीफाई नहीं करा, ये 26 इसके डिसेंडेंट्स को डिस्क्वालीफाई कर रहा है, S1 और S2 को, ठीक है। लेकिन मेरे को एक और बात बताइए आप, जैसे ये P है, P की 1 दिसंबर 2020 को डेथ हुई, ठीक है। एग्जाम्पल इज सेम कि एस ने कन्वर्ट किया खुद को मुस्लिम में, एस ने कन्वर्ट किया खुद को मुस्लिम में, फिर इसकी शादी हो गई, तो फिर इसके 2 चाइल्ड हुए, S1 S2। लेकिन इन दोनों ने अपने आप को इस 1 दिसंबर से पहले, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगस्त में ही या दिसंबर से कभी भी पहले इन्होंने अपने आप को हिंदू में कन्वर्ट करा लिया। फिर सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, 1 दिसंबर को 2020 में जब ये हिंदू में कन्वर्ट हो गए, तो उसके बाद पी की डेथ हो गई, तो फिर क्या होगा? then S1 and S2 are entitled to inherit from ठीक है। तो देखिए, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए मैं आपको सिंपल चीज बताती हूँ। जब पी की डेथ होगी तब देखा जाएगा कि भाई ये हिंदू थे या मुस्लिम थे। अगर पी की डेथ के वक्त अगर ये हिंदू है, यानी कि उससे पहले ये वाला एग्जांपल लगाएं, तो भाई इनको मिलेगा कुछ, अदरवाइज ये अगर नहीं है हिंदू तो ये डिस्क्वालिफाइड है। और याद रखना कि ये इसके सन की बात नहीं कर रहा, इसके सन के आगे ब्रांचेस की बात कर रहा है, 26, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने अलग अलग तरीके के डिस्क्वालिफिकेशंस देखे। 27 क्या कहता है? Ma'am, Harshna is asking for the permission to join in. ये लोग लेट आते हैं, बीच बीच में आते हैं, मेरे को ये सब देखना पड़ता है। चलिए ठीक है, 27 कंटिन्यू कीजिए। कहाँ थी 27? हाँ, अभी तक हमने देखा 25, 26 जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। देखिए, अब ये लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, तो हम इनको क्या प्रिज्यूम करेंगे? जब सक्सेशन में जाएगी प्रॉपर्टी, तो हम इनको क्या प्रिज्यूम करेंगे? Predeceased. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दीजिए, चलिए आप एक्सप्लेन कीजिए 27 को, क्या अंडरस्टैंड करते हैं आप 27 से? बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल पी जो है उसकी इंटरस्टेट डेथ हुई, S1 S2 S3 है, तो इस एग्जाम्पल से बताइए 27 क्या कहता है? मैम, अगर S1 की S1 डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल कर रहा है, तो इट विल बी डीम्ड कि S1 की डेथ P से पहले हो चुकी है, तो यस, ठीक है, इनहेरिट नहीं करेगा। उसको हम मानेंगे वो ऑलरेडी प्री डिजीज है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसकी डेथ हो चुकी है, और जो बाकी हेयर्स हैं उसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉपर्टी। देखिए, एक और डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है, जो कि अब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है पर हुआ करती थी, तो वो कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन है? डिजीज, डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी। ठीक है। तो अगर जैसे हमने मर्डरर को तो बोला डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है, किसी कन्वर्ट्स की, जो कन्वर्ट्स हो गए हैं अदर रिलीजन के अंदर, तो उनकी जो ब्रांचेस हैं वो भी दूसरे रिलीजन की है, तो वो डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन अगर किसी हायर को कोई डिफेक्ट है, कोई डिसीज है, तो वो डिस्क्वालिफाइड अब नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन, उसको उसका शेयर मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, अब कोई भी नहीं है, क्लास 1 भी नहीं है, क्लास 2 भी नहीं है, एग्नेट नहीं है, कॉग्नेट नहीं है, ऐसे ही फीमेल्स की पांचों एंट्री में से कोई भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? मैम, रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। कोई भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पी जो मेल है इंटरस्टेट, उसकी डेथ हुई है, क्लास 1 में हमने देखा कोई नहीं है, क्लास 2 में हमने देखा कोई नहीं है, एग्नेट और कॉग्नेट भी नहीं है, तो क्या होगा? Then property will go to the government as cheat. ठीक है, एसटी,
यानी कि गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, यही कहता है 29। एस्टेट का यानी कि मतलब है गवर्नमेंट। ठीक है, देखा ना हमने, कोई भी है ही नहीं भाई दूर दूर तक खानदान में, ना क्लास 1 है, क्लास 2 भी नहीं है, एग्नेट कॉग्नेट सब देखे। ऐसी हमने फीमेल्स की भी 5 एंट्री में से सब देख लिया, कोई भी नहीं है, ना माता की साइड के हेयर्स है, ना पिता की साइड के हेयर्स है, ना इन लॉज हस्बैंड के साइड के हेयर्स भी कोई भी नहीं है, तो एस्टेट में चली जाएगी वो प्रॉपर्टी। अब देखिए हमने इतना पूरा बड़ा एक्ट पढ़ा, किस चीज के कारण हुआ? क्योंकि भाई विल नहीं थी, है ना, प्रॉपर्टी की विल नहीं थी। तो अगर विल होती तो क्या होता? विल होती तो क्या होता? टेस्टामेंट्री सक्सेशन। टेस्टामेंट्री सक्सेशन हो जाता, काम आसान हो जाता भाई। जो सक्सेशन जो एक्ट है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो 30 वही बात कर रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिफाइंस पढ़ी थी कि भाई टेस्टामेंट्री सक्सेशन, फॉर एग्जांपल अगर विल है तो डायरेक्टली विल है ना उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी की, तो चली जाएगी। और 29 के अंदर हमने देखा कि एस्टेट यानी कि गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। और 28 के अंदर हमने देखा कि भाई कोई डिजीज है, डिफेक्ट है, तो ये अब एक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको उसका शेयर मिलेगा ही मिलेगा। और 27 की अगर हम बात करें तो ये जो सारी डिस्क्वालिफिकेशन हमने देखी, तो उसके अंदर बताया है कि जो डिस्क्वालिफाइड पर्सन है उसको हम मान के चलेंगे वो प्री डिजीज है। जो इंटरस्टेट की डेथ हुई है उससे हम पहले ही मान के चलेंगे कि उससे पहले ही वो प्री डिजीज है। ठीक है, so students, this was all about the Hindu Succession Act, right? I hope आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। From next lecture we'll start Muslim law. So thanks for watching today's lecture. अगर आपको अच्छा लगा वो लेक्चर एंड मुस्लिम लॉ की जो आप सीरीज उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, then you can subscribe our channel which is IJS Law Classes.